हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जरा आपके अपने YouTube चैनल A1 स्टडी सेंटर में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर में आपको बताने वाला हूं इन्वायरमेंटल स्टडी से संबंधित टॉपिक्स, यानी पर्यावरण अध्ययन से उन टॉपिक्स को मैं कवर करने वाला हूं जो आपके जेटेट, सीटेट या कोई भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो। और खास करके मैंने इसमें कवर उसको किया है जो झारखंड टेट से पूछे जाते हों। और यहाँ पर आपको ये मटेरियल्स कहीं नहीं मिलने वाला है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अगर पूरे वीडियो को देखते हो तो आपको कहीं ना कहीं ये एहसास ज़रूर हो जाएगा कि हाँ, ये ईवीएस के कंटेंट्स हमेशा अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाती हैं और ये सीटेट और जेटेट में अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों, तो पूरा वीडियो को देखिएगा और आप वीडियो को कहीं भी स्किप ना करें, स्क्रीनशॉट लेते जाएं और आप उसे फिर बाद में नोट्स मेकिंग कर लेंगे। या तो मैं पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम में चैनल में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके बना सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पर्यावरण के अर्थ और परिभाषा के बारे में जानकारी लेंगे, यानी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट। उसके साथ साथ हम लोग इसके घटक के बारे में बात करेंगे और इसके क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर मुख्य 3 बिंदुओं को मैंने जिक्र किया है, लेकिन इसके अलावे भी मैंने यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है। आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में आपको ये पता चल जाएगा कि आप जेटेट में जो आपका पर्यावरण अध्ययन होता है, यानी जो इन्वायरमेंटल स्टडी होता है, यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैं एकदम सरल शब्दों में आपको समझा दूंगा और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले बस आपको ये बता दें कि इस चैनल में मैं आपके लिए क्या लाता हूं। यहां पर आपको बाल मनोविज्ञान, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, खोटा हिंदी या कोई भी आपका भाषा हो, उससे जितने भी संबंधित टॉपिक्स होते हैं इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट लाए जाते हैं। आपको किसी भी तरीके का पेमेंट करना नहीं पड़ता है और आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी करवाए जाते हैं ताकि आप झारखंड टेट या कोई भी टेट एग्जाम हो उसको इजी से पास कर लो। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका इस चैनल पे गुण, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडी यानी पर्यावरण अध्ययन के अर्थ और परिभाषा के बारे में बात करेंगे। पर्यावरण जो है, आप देख पा रहे होंगे कि पर्यावरण जो शब्द होता है वो 2 शब्दों के संधि से बनता है। एक होता है परि और दूसरा होता है आवरण। यानी पर्यावरण 2 शब्दों के संधि से बना हुआ है। एक परि, परि का मतलब क्या होता है, चारों तरफ, और दूसरा शब्द क्या है हमारे पास, आवरण। आवरण का मतलब होता है कवर्ड यानी घिरा हुआ। तो जो हमारे चारों तरफ जो घिरे हुए भाग हैं उन सभी को हम लोग क्या कहेंगे सर, पर्यावरण कहेंगे। ठीक है दोस्तों, और पर्यावरण को अंग्रेजी में इन्वायरमेंट कहा जाता है। इन्वायरमेंट अंग्रेजी वर्ड है और ये फ्रेंच शब्द एक इन्वायरनर होता है, वहां से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसका अर्थ होता है आस पड़ोस यानी नेबर। यानी हमारे आस पड़ोस में जितनी भी चीजें हैं जिनसे हम घिरे हुए हैं उन सभी को हम लोग किसके अंतर्गत काउंट करेंगे, पर्यावरण। तो पर्यावरण हमारे चारों तरफ जो घेरा है, घिरा हुआ जो क्षेत्र है, जो हमारे आस पड़ोस में जो कुछ भी चीजें दिखाई देती हैं उन सभी को हम लोग पर्यावरण कहेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इजी शब्दों में मैंने इसको बनाने का कोशिश किया है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में नोट्स मेकिंग कर लें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं पर्यावरण के घटक के बारे में कि पर्यावरण के घटक होते कौन कौन हैं। पर्यावरण के मुख्यतः 2 घटक होते हैं। पहला होता है दोस्तों प्राकृतिक घटक। प्राकृतिक घटक वो घटक होते हैं जिनको प्रकृति ने बनाया हो, और मानव निर्मित वो घटक होते हैं जिसको मैन मेड भी कहा जाता है, आर्टिफिशियल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इसको मानव ने बनाया होगा, जैसे कि घर की इमारतें बोले, सड़कें बोले, आप टेबल, कुर्सी, बेंच, कुछ भी हो, ये सभी के सभी मानव निर्मित है। इसको इंसानों ने बनाया, ना कि प्रकृति ने। लेकिन जो प्रकृति ने बनाया वो दोनों बनाया सर, जिसमें जान हो उसको जैविक कहते हैं, जिसमें नहीं जान हो उसे अजैविक कहते हैं। यानी एक हो गया बायोटिक और दूसरा हमारा क्या हो गया, अबायोटिक। जैविक को बायोटिक कहते हैं, जैविक को क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, बायोटिक कहते हैं। बायोटिक का मतलब जिसमें जान हो और नेचुरल हो, जिसको नेचर ने, प्रकृति ने बनाया हो। और अजैविक का मतलब होता है कि इसको भी नेचर ने बनाया हो बट वो जिंदा ना हो, उसमें जान ना हो। जैसे कि बात करें स्थल, जमीन, जल, प्रकाश,
धुआं, ये सभी की सभी कौन, प्रकृति ने बनाया, लेकिन वो अजैविक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, और जैविक के अंदर जंतु सभी पादप आएंगे। ठीक है ना दोस्तों, यहां तक आपको मैंने बताया कि पर्यावरण के मुख्यतः कितने घटक होते हैं, दो होते हैं, पहला प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। और प्राकृतिक को फिर दो भागों में बांटा जाता है, एक जैविक और दूसरा अजैविक। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे पर्यावरण के क्षेत्र के बारे में। पर्यावरण के मुख्यतः 4 क्षेत्र होते हैं। सबसे पहला जो क्षेत्र है उसको हम लोग कहेंगे स्थल मंडल। क्या कहेंगे दोस्तों? स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। दूसरा है जल मंडल, जिसे हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। हाइड्रो का मतलब होता है पानी। फिर होता है वायुमंडल, वायुमंडल को एटमॉस्फेयर कहते हैं, कौन नहीं जानता इसको। अगला होता है सर, जो लास्ट एंड फाइनल होता है वो जयमंडल, जिसको बायोस्फीयर कहा जाता है। तो पर्यावरण के कितने क्षेत्र हो गए? 4। पहला आपका स्थल मंडल, दूसरा जल मंडल, वायुमंडल, जयमंडल। ठीक है, और ये जो वायुमंडल है इसको फर्दर यानी आगे और 4 भागों में बांटा गया है। जो सबसे पहला भाग है वो है आपका क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, मध्यम मंडल और एक ताप मंडल। और ये जो ताप जो है ना, ये ताप मंडल, इसको 2 और भागों में बांटा गया है, एक आयन मंडल में और दूसरा बाह्य मंडल में। ठीक है ना दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोग इसके क्षेत्र के बारे में बात किए। एक एक करके इन क्षेत्रों को हम लोग एक्सप्लेनेशन के थ्रू देखते हैं कि स्थल मंडल से क्या होता है, जल मंडल से क्या होता है, वायुमंडल और जयमंडल क्या होते हैं। इसके साथ साथ वायुमंडल के अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग स्तरों के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, बने रहिए, वीडियो को पूरा देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों इस बार तो 1 सीट आपका पक्का है। क्योंकि आप ये धैर्य बनाकर इतना तक वीडियो देखें, इसका मतलब है कि आप वीडियो को पूरा देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे एक एक करके इन क्षेत्रों के बारे में। जो सबसे पहला जो क्षेत्र है दोस्तों, उसको कहते हैं स्थल मंडल। और ये स्थल मंडल को अंग्रेजी में लिथोस्फीयर कहा जाता है। भूगोल और भूविज्ञान की दृष्टि की अगर बात करें, भूगोल का मतलब ज्योग्राफी और भूविज्ञान का मतलब हो गया आपका सर जियोलॉजी या जियो साइंस कह सकते हैं। इसमें कहा जाता है कि कोई भी पथरीला ग्रह यानी ऐसा ग्रह जहां पत्थर की मात्रा हो, ऐसे प्राकृतिक उपग्रह यानी नेचुरल जो सैटेलाइट्स होते हैं, उसकी जो सबसे ऊपरी वाली पथरीली भाग होती है, परत होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्थल मंडल। जैसे ये हमारा पूरा एक पृथ्वी था, इस पृथ्वी का इतिहास देखिए, पहले पूरा ये पृथ्वी था सर गोल गोल, इसका एक छोटा सा टुकड़ा पोर्शन हम लोगों ने यहाँ पर निकाल लिया। ये निकालने के बाद देखिए यहाँ पर अलग अलग परत है कि नहीं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। ये जो अलग अलग जो लेयर्स दिख रही हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेयर दिख रहा है, ये आपका क्या है? प्लेट्स कहलाती हैं। और ये जो आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो बनावट बनी हुई है वो स्थल मंडल का है सर। इसमें जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट होता है, जहाँ पर आपका क्या होता है? पथरीली भाग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल कहते हैं। और यहाँ याद रखिएगा कि स्थल मंडल जो होता है उसमें भूपटल, जिसको क्रस्ट कहा जाता है, देख लीजिए जहाँ पर ये कंटिनेंटल जो क्रस्ट हैं और ओशियनिक जो क्रस्ट हैं, ये सब के सब क्रस्ट हैं सर। तो ये जो क्रस्ट होता है और आपके जो मेंटल होते हैं, इन सभी के मिलाने से आपका लिथोस्फीयर बनता है। ठीक है, और उन सभी टुकड़ों को जो बांटता है उसको हम लोग उन टुकड़ों को क्या कहते हैं सर? प्लेट कहते हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं स्थल मंडल के बारे में और थोड़ा सा जानकारी जहां से एग्जामिनेशन में काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला पूछा गया है कि पृथ्वी का कितना भाग आपका स्थल मंडल है, तो आपका आंसर होना चाहिए पृथ्वी का 1/3 भाग यानी 1/3 भाग। इसका मतलब होता है 3 में से 1 भाग जो है वो आपका स्थल मंडल है सर। और इसको प्रतिशत में अगर बात करें तो 29% जो है वो स्थल मंडल है। ठीक है दोस्तों, यह मंडल सेलों और खनिजों से बना हुआ है, मृदा की पतली परत से ढका हुआ है। जो स्थल मंडल है वो मिट्टी की पतली जो लेयर्स है ना, उससे ढकी हुई है। और यहाँ पर शेल्स पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं। और ये लगभग कितना भाग है सर? 1/3 यानी 3 भागों में से 1 भाग आपका सिर्फ और सिर्फ क्या है? स्थल मंडल है यानी लिथोस्फीयर है। ठीक है, और ये जो लिथोस्फीयर होता है, इस मंडल में पर्वत हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए, ये सभी के सभी पाए जाते हैं कहाँ पर? स्थल मंडल में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग आगे पर हाइड्रोस्फीयर यानी जल मंडल के बारे में। जल ही जीवन होता है, जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए, है कि नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग बात करें जल मंडल कहते हैं किसको? पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल के क्षेत्र को क्या कहते हैं? जल मंडल। यानी पृथ्वी में जहां जहां जल पाया जाता हो उन सभी को हम लोग जल मंडल कहेंगे,
है ना। हाइड्रोस्फीयर कहेंगे। हाइड्रो का मतलब मैंने क्या बताया था, हाइड्रो का मतलब पानी होता है, और ये लगभग 3 में से 2 भाग, है ना। तो देखिए पानी की मात्रा ज्यादा है हमारा पृथ्वी में, इसलिए हम लोग पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि 3 में से 2 भाग जो है वो पूरा का पूरा जल मंडल ही है। लगभग 71% जो है वो आपका जल मंडल है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जो जल मंडल होता है इसमें कौन कौन आते हैं। महासागर हो गए, झीलें हो गई, नदियां हो गई, ये सभी के सभी सम्मिलित रूप से मिल करके जल मंडल बनाती हैं। और जल मंडल में जल जो होता है वो तीनों अवस्था में पाया जाता है। बर्फ ठोस अवस्था होता है, वाष्प आपका गैस अवस्था होता है, भूमिगत जल आपका खुद द्रव अवस्था में होता है। यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों अवस्था में पानी पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि पानी सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था में क्या होता है, तो बर्फ। द्रव अवस्था में जो भूमिगत जल होता है उसमें होता है। और अगर हम गैस अवस्था की बात करें तो वाष्प यानी वेपर जो होता है, भाप होता है। ठीक है, या फिगर में देख पा रहे होंगे कि ये जो आपका एक भाग दिया हुआ पृथ्वी का एक छोटा सा भाग, यहाँ पर देखिएगा स्थल मंडल में आपके पर्वत वगैरह हैं, है ना, ये स्थल मंडल हो गया। लेकिन ये जो जल मंडल है ये आपका लगभग 2/3 भाग होता है जल मंडल। ठीक है, और लगभग इसको 71% कहते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग बात करेंगे वायुमंडल के बारे में, कि वायुमंडल जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं, ये पृथ्वी को घेरती हुई जितने स्थान में वायु रहती है ना, पृथ्वी को घेरते हुए जितने स्थान में वायु रहती है उसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल के अलावा पृथ्वी का स्थल मंडल भी होता है और अपना जल मंडल होता है ना। तो आपका कितने मंडल अभी जिक्र किए हम लोगों ने, वायुमंडल, जल मंडल और स्थल मंडल। ठीक है, और आपको बता दें कि यहाँ पर वायुमंडल कितनी दूर तक फैला हुआ है इसका ठीक पता हमें नहीं है, पर यह निश्चित है कि पृथ्वी की चतुर्दिक कई 100 मीलों तक फैला हुआ है। यानी चारों दिशाओं में काफ़ी मीलों, 100 मीलों तक इसका एरिया जो है फैला हुआ है। वायुमंडल के निचले भाग को जो प्रायः 4 से 8 मील तक फैला हुआ होता है उसको क्षोभ मंडल कहते हैं। याद रखिएगा, वायुमंडल का वो भाग, जैसे मान लीजिए वायुमंडल है, इसमें से आप थोड़ा नीचे चले जाइए तो वायुमंडल में 400 मील तक वो फैला हुआ है लगभग, है ना। और याद रखिएगा 4 से 8 मील तक जो फैला हुआ जो भाग होता है, क्षेत्र होता है, उसको हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। और उसके ऊपर के भाग को, यानी क्षोभ मंडल के ऊपर के भाग को समताप मंडल कहते हैं, और उसके ऊपर के भाग को मध्यम मंडल कहते हैं। ठीक है, और फिर ऊपर चले जाइएगा तो आयन मंडल मिलेगा। फिर आपका शांत मंडल आ जाता है, ये बीचों बीच होता है, किसके क्षोभ मंडल और समताप मंडल, इन दोनों के बीच में हम लोगों को क्या नजर आएगा, उसको कहते हैं शांत मंडल कहते हैं। फिर याद रखिएगा कि जो समताप मंडल होता है, समताप मंडल और मध्यम मंडल जो होता है उसके बीच के भाग को, है ना, स्ट्रेटोपोज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेटोपोज कहते हैं। तो सबसे नीचे क्या हो गया? क्षोभ मंडल आपका, उसके ऊपर क्या आ गया सर? समताप मंडल। समताप के बाद क्या आ गया? मध्यम मंडल। तो यहाँ पर कह रहा है कि मध्यम मंडल और क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में जो भाग होता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं? शांत मंडल कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका मध्यम मंडल और समताप मंडल के बीच में होता है उसको स्ट्रेटोपोज कहते हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा। और हाँ, साधारणतः ऊपर के तल बिल्कुल शांत रहते हैं, नीचे जितना जाइएगा वो आपके मोल्टेन स्टेट पाए जाते हैं और वो शांत नहीं रहते हैं। अब बात करते हैं जो हमारा चारवां जो आपका फोर्थ आपका जो फील्ड है, क्षेत्र है, एरिया है, उसको हम लोग बात करते हैं ज्योमंडल। ज्योमंडल मिला जुला के तीनों का ये कॉम्बिनेशन है सर, है ना। आप इसका सब इलाका यहाँ पर, यहाँ कुछ पानी भी पाए जाएंगे, है ना, स्थल भी पाए जाएंगे और वायुमंडल भी होगा। लेकिन स्थल मंडल में सिर्फ और सिर्फ स्थल होगा, यहाँ पर और कोई मंडल के गुण नहीं पाए जाएंगे। तो यहाँ पर स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल में भी जीवों का अस्तित्व है, लेकिन सबसे ज़्यादा जीवों का अस्तित्व हमारा कहाँ पर है? ज्योमंडल में। देखिए यहाँ फिगर में देख पा रहे होंगे कि कुछ भाग जो है पानी से है, कुछ भाग हवा से है, कुछ भाग देखिएगा यहाँ से यहाँ तक जमीन में है। इसका मतलब क्या हुआ कि जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल तीनों मिला के जो बनता है उसको हम लोग ज्योमंडल कहते हैं, यानी बायोस्फीयर कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक एक करके हम लोग वायुमंडल के जो स्तर होते हैं उन सभी के बारे में जिक्र करते हैं कि वायुमंडल के कौन कौन सी परतें होती हैं। सबसे पहले मैंने नीचे कहा कि क्षोभ मंडल होता है। क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल होता है। समताप मंडल
के ऊपर मध्यम मंडल होता है, फिर आयन मंडल होता है, सबसे बाहर में बहिर्मंडल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बहिर्मंडल के बारे में नहीं बताया है, लेकिन मैंने 4 मंडल के बारे में जरूर बताया है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यम मंडल और आयन मंडल। ठीक है, तो ये मंडल्स होते हैं सर, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, सबसे ऊपर वाला जो आपका बहिर्मंडल होता है, उसके नीचे आयन मंडल होता है, फिर आपका मध्यम मंडल होता है, फिर समताप मंडल, और सबसे नीचे जो होता है वो क्षोभ मंडल होता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सबसे नीचे क्या होता है आपका, है ना, ट्रोपोस्फेयर है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मेसोस्फेयर है ना, थर्मोस्फेयर है, उसके बाद एक्सपोजियर है। एक्सपोजियर का मतलब होता है बहिर्मंडल, जो सबसे बाहर में हो। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर वायुमंडल की परतों का क्रम है। सबसे जो अंदर रखा जाता है वो आपका ये जो आपके रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स हैं उन सभी को, है ना, सेफ रखा जाता है, ताकि एग्जामिनेशन में इसको आसानी से याद किया जा सके और आसानी से इसका उत्तर दिया जा सके दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एक एक करके इन सभी मंडलों का, है ना, जो वायुमंडल के अलग अलग स्तर हैं। सबसे पहला जो सबसे नीचे होता है, यह पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ट्रोपोस्फियर में वायुमंडल अधिकांश द्रव्यमान अवस्था में होता है। ठीक है, यानी अधिकांश जो द्रव्यमान होता है वो 75 से 80% तक होता है। और इस परत में बादल जो होता है, बर्फ, बारिश होते हैं। यानी हमारा जो ये क्षोभ मंडल होता है, यहाँ पर बादल छाते हैं, बारिश होती है, और यह वायुमंडल की सबसे ऊंची परत है। याद रखिएगा, वायुमंडल की जो सबसे ऊंची परत है, वायुमंडल की बात कर रहे हैं, वो सबसे ऊंची परत जो है वो आपका क्षोभ मंडल है। लेकिन पृथ्वी की बात करें, है ना, तो ये वायुमंडल का सबसे निचली वाला आपका जो है ना, सबसे निचली वाली परत है। इस परत में तापमान ठंडा होता है क्योंकि बारिश होती है, क्योंकि यह पृथ्वी से ऊपर उड़ जाता है। और हाँ, 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर के हिसाब से ठंडा हो सकता है। यानी ये जो परत होता है ये आपका गर्म भी होता है, ठंडा भी होता है। लेकिन कितना रेट से होता है सर, वो हर प्रति किलोमीटर जो एरिया होगा वो कितना, मतलब हर सेकंड में आपका इतना 6.5 डिग्री सेल्सियस आपका प्रति किलोमीटर आपका घटता जाएगा। और उसके बाद ट्रोपोस्फेयर में, जो ये ट्रोपोस्फेयर, उसमें सभी वायु, जल, वाष्प जो बादलों का निर्माण करते हैं उसका लगभग 75% होता है ना। और क्षोभ मंडल के बाद परत की समताप मंडल होती है। यानी क्षोभ मंडल हो गया, क्षोभ मंडल के ऊपर क्या हो जाएगा, समताप मंडल। और सीमा जो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं, है ना। स्थिर क्षोभ मंडल कहते हैं, शांत क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल समुद्र तल से लगभग 10 किलोमीटर यानी 6.2 मील तक फैला हुआ है ना। तो क्षोभ मंडल समुद्र के सरफेस से लगभग 6.2 मील तक फैला हुआ है। और अक्षांश और मौसम के साथ क्षोभ मंडल की ऊंचाई बदलती है। यहाँ क्या याद रखना है कि अक्षांश में अगर बदलेंगे तब भी मंडल की ऊंचाई बदलेगी, मौसम बदलेंगे तब भी ये मंडल की ऊंचाई नीचाई क्या करती है, बदलते रहती है। चलिए बात करते हैं अगले का, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, है ना। स्ट्रेटोस्फीयर जो होते हैं ये पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी परत है। सबसे पहली परत आपका क्षोभ मंडल हो गया, क्षोभ मंडल के बाद आपका क्या हो गया सर, स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर जो है ये पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी परत है और ये ट्रोपोपोज के लगभग 50 किलोमीटर तक फैली हुई है ना दोस्तों। इनमें वायुमंडल में बहुत अधिक ओजोन होता है, यानी ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। क्या होता है दोस्तों, O3 होता है। और ये O3 जो ओजोन का फॉर्मूला है ये हमारे स्किन को कैंसर होने से बचाता है, ताकि डायरेक्ट सन हमारे शरीर पे नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग स्किन कैंसर से बच जाते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर ओजोन द्वारा जो सूर्य पराबैंगनी के विकिरण को अवशोषण करने का कारण होता है। यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछा गया है कि पराबैंगनी किरणें कौन से रे को ऑब्जर्व करती है। तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पर जो पराबैंगनी किरणें हैं उसको ऑब्जर्व करने वाला सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है सर, उसको एब्जॉर्ब करने वाला ओजोन लेयर है। और वहाँ से डायरेक्ट आपके जो पराबैंगनी किरणें अगर आ जाएंगी तो मोतियाबिंद जैसे आंखों में दूधिया कलर का यानी मिल्की कलर का आपका हो जाता है लेयर, है ना, तो वो हो जाता है। और आप समतल मंडल की परत की बात करें तो गर्मियों के ध्रुव की ओर उच्चतम और सर्दियों के ध्रुव की ओर सबसे कम होता है। यानी इसका जो तापमान होता है ना वो गर्मियों में सबसे हाई होता है और सर्दियों में सबसे कम होता है। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन होता है। देखिए अब ओजोन होता है तभी तो ये आपको बचा पा रहा है, किससे, डायरेक्ट आपके सनलाइट का कॉन्टेक्ट से बता रहा है, जो खतरनाक यूवी किरण को सोखता है और हमले त्वचा कैंसर से हम लोगों को बचाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं थर्ड का, मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर क्या होता है कि ये थर्ड होता है ना, समताप मंडल के ठीक बाद मेसोस्फीयर होता है और ये लगभग 85 किलोमीटर
है ना, यानी 53 मील तक फैला हुआ है। ठीक है, यह पृथ्वी के वायुमंडल की तरह तीसरी परत है। यह वह परत है जहां अधिकांश उल्काएं जलती हैं, यानी सबसे ज्यादा उल्काएं जो जलती हैं वो कहां पर जलती हैं, यहां पर जलती है मेसोस्फीयर में। डायरेक्ट सवाल पूछा गया है सर कि उल्काएं किस क्षेत्र पर जलती हुई दिखाई देती हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए मेसोस्फीयर। इस परत में हवा सबसे पहले पतली होती है, सबसे पतली होती है, हवा का जो लेयर होता है वो सबसे पतला होता है और सांस लेना काफ़ी मुश्किल होता है। और इस परत के तल पर हवा का दबाव समुद्र तल पर दबाव के 1% से कम होता है और उच्च स्तर पर गिराना जारी रहता है। कहने का मतलब क्या होता है कि काफ़ी हाइपर टेंशन के कारण उसके शरीर पे, है ना, टेंशन आते लगती हैं। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो मेसोस्फीयर्स होता है ना, ये पतली लेयर होता है। अब जब पतली लेयर होता है तो यहाँ सांस लेना मुश्किल हो जाता है और इस परत के तल का जो हवा का दबाव है वो समुद्र तल के दबाव का 1% से कम है। तो बताइए समुद्र कितना दबाव डालता है, और यहाँ पर भी मेसोस्फीयर में हर वस्तुओं पर दबाव डाला जाता है। इसके बाद आता है सर थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर क्या होता है, ये जस्ट मेसोस्फीयर के ऊपर होता है सर, और इसमें हवा जो होती है वो उसकी उपस्थिति दुर्लभ होती है, यानी हवा यहाँ मौजूद नहीं होता है। सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, उच्च ऊर्जा एक्सरे जो थर्मोस्फीयर होता है उसको अवशोषित किया जाता है। यह तापमान कई बार सैकड़ों और हजारों डिग्री तक बढ़ सकता है। जैसा कि इस परत में हवा पतली होती है, ठंड का एहसास भी हो सकता है। थर्मोस्फीयर पृथ्वी के वातावरण की तुलना में बाहरी अंतरिक्ष की दुनिया को भी दिखाई दे सकता है। इस तरीके से ये आप यहाँ पर नोट कर लोगे। थर्मोस्फीयर जो है इसके भीतर पृथ्वी के चारों ओर उपग्रह होते हैं, इसके चारों तरफ क्या होते हैं, उपग्रह होते हैं। और यहाँ पर सबसे ऊपरी जो भाग का तापमान है वो 500 डिग्री सेल्सियस होता है भैया, और 2000 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है। बताइए कितना हाई टेम्परेचर इसका होता है। उत्तरी परत यानी जो इसका आपका वेस्ट वाला जो आपका लेयर हो जाएगा उसको ऑरोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑरोरा कहा जाता है। यानी थर्मोस्फीयर का जो आपका उत्तरी परत होता है उसको हम लोग ऑरोरा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपका यहाँ थर्मोस्फीयर के बारे में रहा। अब हम लोग जानेंगे थर्मोस्फीयर के बाद बहिर्मंडल यानी जिसको एक्सपोजर कहते हैं, फिर आयनोस्फीयर, उसके बाद हमारा यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले जो यानी जो आपका एक्सपोस्फीयर है यानी जो बहिर आपका मंडल है वो बहुत ही पतली होती है और ये परत बनती है। विभिन्न परिभाषाओं के अनुसार पृथ्वी की सतह से लगभग 1,00,000 किलोमीटर और 1,90,000 किलोमीटर के बीच एक्सोस्फीयर की शीर्ष गर्त है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि ये वायु यहाँ पर जो आपका जो बहिर्मंडल है, ये बहिर्मंडल किसके किसके लगभग पृथ्वी की सतह आपको नहीं छोड़ने वाला है। ठीक है, तो पृथ्वी की सतह और उसके बीच यानी जो आपका मेसोस्फीयर होता है उसके बीच जो भाग होता है उसको हम लोग बहिर्मंडल कहते हैं। और यहाँ पर आपका कहते हैं हम यहाँ पर हवा बहुत पतली होती है, इसलिए सांस लेने में यहाँ काफ़ी दिक्कत होता है। अब फिर बात करते हैं आयनोस्फीयर के अब फिर बात करते हैं हम लोग आयनोस्फीयर के बारे में। आयनोस्फीयर अन्य परतों की तरह आयनोस्फीयर भी एक अलग परत नहीं है। आयनोस्फीयर, मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर के कुछ हिस्से यहाँ पर मौजूद है। इस परत में सूर्य से निकलने वाली जो हाई आपका यूवी रेज होती हैं वो इलेक्ट्रॉनों को दस्तक देती हैं और उनके मूल परमाणु अणुओं को खो देती है, जो कि काफ़ी बुरा होता है। और लैब जो होता है, लैब में जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको कहाँ पर रखा जाता है, यानी लेबोरेटरी में। बाहर निकालने से बच्चे क्या करेंगे कि इस तरीके से उसे छोड़ देंगे कि वहाँ पर क्या हो जाएगा सर, उसकी जो मूल परमाणु और अणु होती है वो खो देगा। ठीक है, और इस प्रकार जो विद्युत आवेशित अणु है यानी जो मैग्नेटिक जो पॉजिटिव चार्ज है परमाणुओं का आयन कहा जाता है। ठीक है, जिसे आयनोस्फीयर का नाम भी विशेष गुण प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो आयनोस्फीयर या आयन का मतलब ही होता है कि जब कोई आपका इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है तो उसके ऊपर आयन यानी चार्ज आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।